ले फिर आ गए सब राजी खुशी। तेरे को क्या लगता था रे कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे एग्जाम का। सब तैयार है? सब तैयार है। तो आज हम शुरुआत करते हैं महादंगल की। इस महादंगल में हम संजय सर दिशा ऑनलाइन क्लासेस वाले जो गेस क्वेश्चन सब्जेक्टिव का साइंस का करवाए हैं, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहां पर मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं दीर्घोत्तरीय प्रश्न का 5 नंबर वाला प्यारे। और ये ऐसे सवाल उन्होंने छाटे हैं, वो खूब मेहनत किए हैं, और वो सवाल संजय सर जो निकाले हैं उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा, विस्तार से सॉल्यूशन दूंगा। तो इसी के साथ आज हम अपने विद्यार्थी कैंपस यूट्यूब चैनल पर शुरुआत कर रहा हूं। और ये ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में तो आते ही आते हैं प्यारे। तो आपके स्क्रीन पर ये पहला सवाल है। तो आपका पहला सवाल है जो बाबू ये है कि बताना कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। एग्जाम में आएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखो। तो कैसे लिखोगे प्यारे? ऐसे लिखोगे, पहला शुरुआत लिखोगे उत्तर, और लिखोगे उत्तर और यहां पर लिखोगे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। फिर छोड़ना एक लाइन और फिर लिखना ए नंबर। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, जैसे में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम मतलब ही बाबू कि ये मान लीजिए अभिलंब डाला गया है सतह पर, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा इस पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम। और दूसरा नियम है बाबू किसी विशेष वर्ण के लिए, या वर्ण के जगह रंग भी लिख सकते हो, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, जया आएगा मतलब साइन है बाबू, जया मतलब होता है आपतन कोण ई है और अपवर्तन कोण ई है। और एकरा कब साइन आई बाई साइन आर, एकरे साइन थीटा को जया बोलते हैं, जया। तो किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, यहां पर बटा का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। यह है अपवर्तन के दूसरा नियम। एग्जाम में सही हुबहू लिखना है। और इसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है प्यारे कि बताना कि दूसरे नियम को कहते हैं। तो दूसरे नियम को साइन आई बाई साइन आर को ही एक नियतांक देता है, इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। क्या? स्नेल का नियम। इसी का वैल्यू अपवर्तनांक का वैल्यू होता है। तो पहले सवाल ऐसे लिख लोगे। हाँ, तो इसी के साथ हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं प्यारे। तुम इसे स्क्रीनशॉट ले लो और इसे क्लास में बार बार पढ़ना बाबू। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं प्यारे। अब अगला सवाल है कि बताना नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। मतलब पूछ लेगा कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है। तो सब ये सारी का एक ही जवाब होगा कि समंजन क्षमता क्या होता है बाबू, कहीं पर वस्तु रखा रहे लेकिन आंख अपना प्रतिबिंब रेटिना के पास बनाता है। मतलब कि हमारे आंख में जो उत्तल लेंस है ना प्यारे, वो का फोकस रेटिना पे बनता है। तुम जानते हो कि कोई भी लेंस रहता है तो उसका फोकस निश्चित रहता है, लेकिन आपके आंख के साथ वैसा नहीं है। आपका आंख अपना फोकस बढ़ाता घटाता रहता है, समायोजित करते रहता है, चेंज करते रहता है, किस दूरी को देखना उसके अनुसार चेंज करता है। तो मतलब कि आपका नेत्र का जो लेंस का जो क्षमता है, फोकस है, बदलते रहता है, यही समंजन क्षमता है। तो मतलब नेत्र लेंस की वह क्षमता, मतलब नेत्र लेंस का समंजन क्षमता एक पावर है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी, अपना फोकस, अच्छा फोकस दूरी रेटिना पर बनेगा, फोकस दूरी को समायोजित करके, मतलब समायोजित करता है मतलब फिक्स करते रहता है, करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। मतलब कहीं पर वस्तु रहे उसका अपना फोकस रेटिना पर ही बनाएगा, मतलब फोकस चेंज नहीं होने देगा, दूर के वस्तु को भी फोकस पर ला देगा, नजदीक के वस्तु को भी फोकस पर दिखाई देगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यही क्षमता प्यारे नेत्र
की समंजन क्षमता कहलाता है। तो इसको एग्जाम में इसी प्रकार लिखना कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। मतलब कहीं पर से प्रतिबिंब आवे, ये अपना प्रतिबिंब अपना रेटिना पर बनाएगा, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक ना प्यारे, हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं बाबू। और अगर जो ये वीडियो तुमको अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलो बाबू, क्योंकि आपके लिए मैं एक ऐसे सवाल लेकर आ रहा हूं आपके एग्जाम में हिट करेगा जी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो प्यारे, अब आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा बताना कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। वाम हस्त नियम आता ही आता है जी। इसको लिखना कैसे है, जिस प्रकार हम लिखें ऐसे लिखना। आगे अपने सोच लो कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम होता क्या है। तो बाबू फ्लेमिंग के वाम हस्त मतलब बाएं हाथ, लेफ्ट हैंडर मतलब बाएं हाथ के निकालना है। बाएं हाथ में क्या करना है प्यारे कि अपना ये दोनों अंगुली को बंद कर लो, ठीक ना। और ये तीन गो उंगली जो बचा ना बाबू, ये तीनों को एक दूसरे को ऐसा से स्थान दो कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनावे, लंबवत एक दूसरे से हो। देखो ई भी एक रस लंबवत है, ई एक रस लंबवत है, ई एक रस लंबवत है। मतलब कि तीनों अंगुली एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर हो। ये वाम हस्त नियम है। तो वाम हस्त नियम क्या कहता है, अपने बाएं हाथ, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने वाम हस्त के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्य अंगुलियां को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर समकोण बनाए। मतलब परस्पर समकोण बनाए लिख सकते हैं, या एक दूसरे से लंबवत हो। मतलब तीनों अंगुलियां के बाएं हाथ के ऐसा से फैलाएं कि तीनों अंगुलियां एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण बनाए। तो हमको बताओ तो कौन अंगुली, तो हमारा ये अंगूठा क्या, तो हमें ये क्या इसको कौन सा अंगुली बोलते हैं जी, मध्यमा अंगुली हमें क्या देगा, विद्युत धारा की दिशा की तरफ फैलाना है। और ये मेरा कौन सा तर्जनी अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगी। तब हमें ये अंगूठा कौन सी दिशा बताएगी जी, बल की दिशा। चुंबक किस तरफ, तार किस तरफ फेंकाएगा, तार पर किस तरफ बल लगेगा वो बताएगा। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाएगी, मध्य अंगुली विद्युत धारा की दिशा बताएगी, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बतलाएगी। मतलब कि अंगूठा कौन दिशा बताएगा बाबू, किधर बल लगेगा, बल की दिशा मतलब फोर्स बताएगा। और ये मेरा तर्जनी अंगुली है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगी, और ये जो मेरा मध्यमा अंगुली है विद्युत धारा की दिशा देगी। तो यह इसका मतलब अगर जो तार ऐसे है, तार पर इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पर अपना क्या मिलाएंगे, अपना बाएं हाथ देंगे, लगाएंगे और देखेंगे कि ई तो बल की दिशा है, एफ बी आई, ई करंट की दिशा है, बल इधर लग रहा है चुंबकीय से, तो तार किधर फेंकाएगा, अंदर की तरफ। देख रहे हो एक दूसरे से लंबवत है। तो इस प्रकार वाम हस्त नियम को लिख लेना है तेरे को। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा ही फिगर भी पार दोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा क्या बहुत अच्छा कंसेप्ट बच्चे को है। तो ऐसे सब चीज 5 नंबर सवाल में करते जाना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले सवाल पर अब बढ़ते हैं। अगला बिहार बोर्ड का बहुत ही फेमस सवाल बाबू, ये सवाल बहुत बार पूछा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसका मैं बेहतरीन जवाब कैसे देना है एग्जाम में वो बताता हूं। एकदम आंसर ऐसा ही लिखोगे एग्जामिनर खुश, समझा ना। तो कैसे देना है प्यारे, सुनो। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो लिखोगे कि तारे का टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। अगर 1 नंबर के सवाल रहे ऑब्जेक्टिव, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो एक सही जवाब होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑब्जेक्टिव है। अगर जो सब्जेक्टिव है तो ऐसे लिखोगे तारे क्यों टिमटिमाते। 1 नंबर के सवाल में लिखोगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और सब्जेक्टिव कहेगा तो विस्तार करना पड़ेगा बाबू। तुम जानते हो कि ये मेरा धरती माँ है, अर्थ है, पृथ्वी है, इसके चारों तरफ वायुमंडल है। जो वायुमंडल है, अब मंडल मतलब परत होता है, मंडल मतलब परत, तो हमारा विभिन्न परत की तरह यहाँ पर फैली हुई है हमारे, मतलब इससे घिरी हुई है हमारे पृथ्वी वायुमंडल से। और वायुमंडल में परत का अलग अलग लेयर की रूप में है। कहीं सघन, जैसे जैसे नीचे आते मेरा सघन माध्यम होते जाता है। आप पढ़े कि विरल से सघन की ओर जाता है तो झुक किधर जाता है जानते हो भैया, मतलब सघन से विरल की तरफ जाते हैं। तो उसी प्रकार
इधर विरल है इधर सघन है, अपवर्तन की ओर होता है। तो इसका मतलब है कि तारे का टिमटिमाहट उसके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। सुनो, हवा के परतों बदलते रहने के कारण, यहां पर परत है, हवा आएगा, कभी कभी सघन कभी विरल, कभी सघन कभी विरल, मतलब हवा के कारण ये होते रहता है, जिग जैग बाबू, बढ़ते घटते रहता है। तो परतों पर अपवर्तित होने चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग में कभी कम कभी अधिक, हवा हुआ आता है, यहाँ पर वायुमंडल बदलते रहता है, जिग जैग आता है, तो इसका प्रकाश की किरणें भी हमारे आंखों तक कभी कम कभी बेसी, कभी कम कभी बेसी दिखाई देगा, मतलब भूख भाग तारे टिमटिमाहट की तरफ नजर आएंगे। तो यहाँ पर अपने मार्ग से कभी कम कभी अधिक विचलित होती है, कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा, विचलित होती है। इससे आंखों में प्रकाश कभी कम कभी अधिक पहुंचता है, जिससे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, तो कभी हमारे आंखों में प्रकाश ज्यादा पहुंचेंगे, कभी कम पहुंचेंगे, क्योंकि वायुमंडलीय आपके वायुमंडल में अस्थिर नहीं है, कभी खूब कभी बेसी, मतलब डिम डाम टिम टाम होते रहेंगे वायुमंडल, जिसके कारण हमारे प्रकाश भी टिमटाम होते रहेंगे, और जिसके कारण ये तारा भूख भाग नजर आते हैं। तारा भूख भुकाते नहीं, आपके आंख में यहाँ पर वायुमंडल में अपवर्तन वैसे हो पा रहे हैं, जिसके कारण वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इस सवाल का ऐसा ही जवाब देना। ठीक है, तो टॉप 4 क्वेश्चन करवाएं बाबू। आज ही पार्ट 2 वीडियो आएगा, वो मेरा केमिस्ट्री का टॉप 5 वीडियो रहेगा, न टॉप 5 क्वेश्चन रहेगा प्यारे। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, और हम ऐसे ही सवाल 3-4 दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा, जो संजय सर ने छाटे हैं वो सारा सवाल यहाँ पर मैं सब्जेक्टिव के रूप में करवा दूंगा। तो इसी के साथ हमारे वीडियो के साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय।